ओके, इस लेक्चर में हम एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप हाइड्रोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हो। एंडोस्केलेटन में एंडो का मीनिंग क्या है? इनसाइड, और स्केलेटन कोई भी ऐसी चीज जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो स्केलेटन विच इज कवर्ड बाय स्किन और मसल्स। वाइल एक्सोस्केलेटन के केस में आप लोगों ने देखा था कि जो मस्कुलर बॉडी है, जो सॉफ्ट बॉडी है वो इनर साइड पे है, और जो स्केलेटन सपोर्ट कर रहा है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंडोस्केलेटन है, आप उनके अंदर दो तरह के टिश्यूज पढ़ोगे, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, वाइल कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के अंदर शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दोनों का सेम पर्पस है, लेकिन दोनों के जो टेक्सचर है एक हार्ड है और एक सॉफ्ट होता है। ओके, सो पहले हम बोन देख लेते हैं, उसके कैरेक्टर्स, और फिर उसके बाद कार्टिलेज को देख लेंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जितने कैरेक्टर्स बुक में हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। ओके, बोन के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि अपर साइड पे ये हेड रीजन है और इनर साइड पे ये डिप्रेशन होता है बॉडी के। ओके, अगर हम इसको लेबल करें, इस हेड रीजन को आप एपिफाइसिस कहते हो, वाइल सेंट्रल रीजन, इस रीजन को आप डायाफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस दोनों रीजन्स के अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटीज होती हैं। इन कैविटीज को ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, सो ये फ्लूइड फील्ड कैविटीज एपिफाइसिस रीजन में, एंड सेकेंड वन जो कि डायाफाइसिस रीजन के अंदर होगी। डायाफाइसिस रीजन के अंदर भी आपने इसी तरह की एक इलोंगेटेड कैविटी ड्रॉ कर देनी है। ओके, सो ये कैविटी जो कि डायाफाइसिस रीजन के अंदर है और जो एपिफाइसिस रीजन के अंदर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एपिफाइसिस की जो कैविटी है इसे आप रेड बोन मैरो कैविटी कहते हो, वाइल जो डायाफाइसिस रीजन के अंदर कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड येलो बोन मैरो कैविटी। ये हमेशा फुल फॉर्म लिखिएगा, मैंने जस्ट आपके यहाँ पे टाइम शॉर्ट की वजह से ये लिख दिया। ओके, सो येलो बोन मैरो कैविटी एंड रेड बोन मैरो कैविटी। येलो बोन मैरो कैविटी फैट को स्टोर करती है, वाइल जो रेड बोन मैरो कैविटी है, रेड बोन मैरो कैविटी के अंदर एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और एरिथ्रोपोइसिस बेटे आपको पता है, आप रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कहते हो। चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने पढ़ा था। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को आप कहते हैं कि ये एरिथ्रोपोइसिस है। तो ये वाली जो कैविटी है ये एरिथ्रोपोइटिक है, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो कैविटी है जिसे आपने येलो बोन मैरो कैविटी बोला, इसके अंदर फैट को स्टोर करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बोन का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इसके इस कैविटी के
आउटर साइड पे कुछ केनाल्स होती हैं, जिन केनाल्स को आप कहते हो कि ये हेवर्सियन केनाल्स हैं। सो दो हेवर्सियन केनाल्स यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ऐसी बहुत सी हेवर्सियन केनाल्स इनकी बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन बिकॉज स्पेस कम थी जस्ट इसलिए हमने 2 ड्रॉ किए हैं, दोनों एक एक साइड पे इस कैविटी के। ओके, अब यहाँ पे जितनी भी आपकी हेवर्सियन केनाल्स होंगी पहले लेबल कर लेते हैं इसे। वो दूसरी हेवर्सियन केनाल के साथ लिंक्ड होती हैं। और याद रखिएगा जितने भी हेवर्सियन केनाल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट केनाल है और ये सेकंड केनाल है, ये सेकंड केनाल के साथ जो फर्स्ट केनाल है ये ओब्लिकली लिंक्ड होती है। ओब्लिक मीन्स कि ये थोड़ा सा टेढ़ी होती है इस तरह से। इस तरह नहीं होता कि ये फर्स्ट केनाल है और ये सेकंड केनाल है और ये इस तरह से डायरेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती, थोड़ा सा ओब्लिक इस तरह से अटैच हुई होती है। तो हेवर्सियन केनाल जो हैं फिर ये क्या काम कर रही हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है एंड सेकेंडली इसके अंदर जितने भी नर्व सेल्स हैं उनकी भी सप्लाई होती है। इट मीन्स कि ब्रेन का कोई मैसेज आना है या ब्लड वेसल्स है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को एक्सचेंज करवाने के लिए आना है तो वो इस हेवर्सियन केनाल के थ्रू ही आएगा। ठीक है, ओके। सो ये वाला जो था हेवर्सियन केनाल, डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का बताया हुआ था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, बोन को अगर हम यहाँ से इस तरह से कट करके देखें, यहाँ से हमने काट लिया बोन को, उसको अपर साइड से अगर हम देख रहे हैं तो बोन के आपको 2 पार्ट्स नजर आते हैं। एक बाहरी वाली जो कवरिंग है वो कॉम्पैक्ट होती है, सॉफ्ट होती है, उसके अंदर कोई भी पोरस सब्सटेंस नहीं होता, और जो इनर वन है वो पोरस होती है। पोरस क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनर साइड पे इन कैनाल्स, इन कैविटीज की वजह से इसके अंदर स्पेसिस आपको सॉफ्ट नेचर उसकी नजर आएगी। सो बोन का जो आउटर रीजन है उसे आप कॉम्पैक्ट बोन कहते हो, जो कि बाहर इसकी कवरिंग है, और इनर साइड पे स्पॉन्जी बोन आप कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स की और इसके अलावा जो उसके सेल्स होंगे, नर्व सेल्स, उनकी भी जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट रीजन। ओके, सो ये स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि बोन के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं। अगर ये बोन का स्ट्रक्चर है तो बोन के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए उससे लिंक्ड कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इसकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो बोन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बोन की रिलेटेड जितने भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 तरह के सेल्स हैं। वो 3 सेल्स लिख लेते हैं। ओके, सो 3 सेल्स जो कि बोन का बना रहे हैं उनमें से फर्स्ट इज ओस्टियोक्लास्ट, second is osteoblast, and last one is osteocyte. ओके, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट किसी भी बोन की मेंटेनेंस के साथ लिंक्ड होते हैं। इनमें से जो ओस्टियोक्लास्ट हैं इन्हें आप बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी कहते हैं। वाइल जो ओस्टियोब्लास्ट हैं इन्हें आप बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। एंड लास्ट वन ओस्टियोसाइट, इसे आप बोन मैच्योरिंग सेल या फिर मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हो।
ठीक है, मैच्योर बोन सेल्स या फिर बोन मैच्योरिंग सेल्स। ओके, अब यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट, इन तीनों को हमने ये सेकंड नेम्स क्यों दिए हैं, इनके नेम्स ही यहाँ पे आपको इनका फंक्शन बता रहे हैं। जब भी किसी डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान हमने किसी कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन को हार्ड बोन के अंदर कन्वर्ट करवाना होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट जाके जो पुराने सेल्स हैं उन्हें डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करने के बाद वहाँ पे जो ओस्टियोब्लास्ट हैं नए बोन सेल्स को बनाएंगे। जो ओस्टियोसाइट्स हैं वहाँ पे जो नए बोन सेल्स बन गए हैं उन्हें वो मैच्योर करेंगे और उन्हें उस फॉर्म में रखेंगे। ये तीनों सेल्स किसी भी बोन की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट पुराने सेल को, चाहे वो कार्टिलेज के हैं या पुरानी बोन के हैं, उसे वो डिसॉल्व करेंगे। ओस्टियोब्लास्ट नए सेल को बनाएंगे। ओस्टियोसाइट जो है वो किसी भी बोन के सेल्स को जो कि ओस्टियोब्लास्ट ने बनाए हुए हैं उसकी मैच्योर फॉर्म को मेंटेन करते हैं। ओके, ये तीनों सेल्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और आपको आ जाते होते हैं कि इनके बोन्स के सेल्स के नेम्स लिखें और इनके हम डिसॉल्विंग काम करते हैं, फॉर्मिंग काम करते हैं, या में फिर सेल की मैच्योरेशन का काम करते हैं। ये भी आपको आ सकता है। ये आपको जो मीनिंग्स हैं इनके MCQs में भी आ सकते हैं। ओके, सो ये आपका बोन का स्ट्रक्चर जितना बुक में था वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि कार्टिलेज के कौन कौन से कैरेक्टर्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। बोन के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने सेल्स के नेम, उनके मीनिंग और ये स्ट्रक्चर, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेकेंड टिश्यू जो कि एंडोस्केलेटन को बना रहा होता है वो है कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो पहले आपने बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था इस तरह से, ये जो एपिफाइटिक रीजन है, इस एपिफाइटिक रीजन को इस तरह से ये कार्टिलेज दोनों तरफ से एपिफाइटिक रीजन्स को कवर कर रही होती है। सो जहां पे भी बोन का हेड प्रेजेंट होगा वहां पे ये कार्टिलेज उसको कवर कर रही होगी। तो जितनी भी आपकी बोन्स के हेड्स हैं, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये बोन कवर हो रही है कार्टिलेज से। ओके, सो कार्टिलेज की प्रेजेंस की अगर बात करें तो एक तो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि ये आपकी बोन के एंड्स को कवर करती है। एंड सेकेंड, ये आपके एक्सटर्नल पिना में और नोज के अंदर जो इसका लोअर पोर्शन है, अगर आप उसको मूव करके देखें तो ये फ्लेक्सिबल जो पोर्शन है आपके ईयर के पिना के एंड नोज के, वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि कार्टिलेज किन सेल्स की बनी हुई है। तो कार्टिलेज को जो सेल्स बना रहे होते हैं उसे आप कहते हो कि ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ओके, अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि कार्टिलेज को बना रहे होते हैं, आपको MCQs में आ सकता है। ये दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप की फॉर्म में हो सकते हैं, फिर या फिर ये सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ड्रोसाइट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कॉन्ड्रोसाइट इस तरह से सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है, या ग्रुप की फॉर्म में भी, और ग्रुप वो 3 कॉन्ड्रोसाइट्स का भी हो सकता है और 2 कॉन्ड्रोसाइट्स का भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कॉन्ड्रोसाइट्स सिंगल हैं, डबल हैं या फिर ट्रिपल फॉर्म में अरेंज हैं, किसी भी ग्रुप की फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स कवर हो रहे होते हैं इस तरह से एक सैक से। ये सैक जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स को कवर कर रहा होता है, इसे आप लेक्यूना कहते हो। ओके, अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स इसे लेक्यूना कवर कर रही होती है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स अपनी सराउंडिंग में मैट्रिक्स को सिक्रीट करवाते हैं। ठीक
ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स इन सेल्स ने सिक्रीट करवाया है और ये इसकी सबसे आउटर कवरिंग है कार्टिलेज की। ओके, ये जो मैट्रिक्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स सिक्रेट करवा रहे होते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट फाइबर्स हो सकते हैं। उन फाइबर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हमारे पास आगे से कार्टिलेज की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो टाइप्स पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी डिस्कशन कर लेते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से फाइबर्स हैं। Hyaline cartilage, and second is elastic cartilage. Last one is फिब्रोकार्टिलेज। ओके, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास कार्टिलेज की, और ये टाइप्स हमने किस बेसिस पे डिफाइन की हैं कि इनके अंदर कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से एब्सेंट हैं। ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है आपकी बुक में, लेकिन मैं करेक्शन करा देती हूँ। हाल तो आपने बुक वाला ही याद करना है बिकॉज पेपर आपका यहीं से बनेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट की बेस ठीक होनी चाहिए। ओके, हायालिन कार्टिलेज को आप ग्लास लाइक कार्टिलेज भी कहते हैं, और ग्लास लाइक कार्टिलेज हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई भी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, फाइबर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी फाइबर नहीं है और उसकी अपीयरेंस जो है ट्रांसपेरेंट है, तो इस कार्टिलेज को आप बोलेंगे ये हायालिन कार्टिलेज है। और हायालिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपकी जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं उनके एंड्स पे प्रेजेंट होती है। जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा कि जो बोन के हेड्स हैं, जो एंड्स हैं, उससे कार्टिलेज कवर कर रही है, तो ये हायालिन कार्टिलेज जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, आपका एल्बो जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट, वहाँ पे ये कार्टिलेज उन बोन्स को कवर कर रही होती है। ओके, सो इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज, इन दोनों के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इन दोनों के फाइबर्स में क्या डिफरेंस है। जो फिब्रो कार्टिलेज है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और कोलेजन फाइबर्स इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, सेपरेट नहीं होते। ठीक है, इस वजह से उसे एक टफ नेचर वो दे रहे होते हैं। इसके पूरे मैट्रिक्स में इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि कोलेजन फाइबर्स जो हैं ये इनइलास्टिक होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, सो ये अभी हमने फिब्रोकार्टिलेज का देखा। फिब्रोकार्टिलेज में कौन सा है, कोलेजन फाइबर्स, और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये इनइलास्टिक हैं और टफ होते हैं और ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। वाइल जो इलास्टिक कार्टिलेज है, इसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स हैं। इलास्टिन फाइबर्स इस तरह से सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ये टफ नेचर का नहीं होता। सो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर कौन सा है, इलास्टिन फाइबर, और ये इलास्टिन फाइबर फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक है और ये थिन होता है, बारीक होता है ये। ओके, आपकी बुक के अंदर जो मिस्टेक मैं पहले बता रही थी आपको, वो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स का लिखा हुआ है, बिकॉज बुक में ऐसा है तो आप लोगों ने यही याद रखना है। लेकिन ये 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो हायालिन कार्टिलेज है उसमें फाइबर्स एब्सेंट है और ग्लास लाइक है, इलास्टिक के अंदर इलास्टिन फाइबर्स हैं, एंड फिब्रो कार्टिलेज के अंदर टफ फाइबर्स ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, जिन्हें आप कोलेजन फाइबर्स कहते हो। ओके, सो ये आपकी कार्टिलेज की डिफरेंट टाइप्स थी। ये जो आपकी टाइप्स हैं ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसकी सेल्स का नेम आपको MCQs में आ सकता है। इसके अलावा फिर अगर हम कार्टिलेज के देखें तो जो करैक्टर्स आपकी बुक में हैं कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। जिस तरह से आप लोग पहला एंडोस्केलेटन का टिश्यू पढ़ रहे थे, बोन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हैवर्सियन कैनाल्स हैं उसके अंदर
ब्लड की सप्लाई भी है और नर्व्स की सप्लाई भी है। वाइल इन केस ऑफ कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ओके, सो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है कि इन्होंने न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना था। अगर कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है और ब्लड वेसल्स नहीं है तो फिर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस किस तरह से कार्टिलेज के अंदर आएंगी, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स और गैसेस किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो आउटर कवरिंग है कार्टिलेज की, ये आउटर कवरिंग तक तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। इससे आगे फिर जब इन सेल्स को या मैट्रिक्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को सप्लाई करवाना होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, सो इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ब्लड वेसल्स का काम कौन कर रहा है? डिफ्यूजन का प्रोसेस, जो कि हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? आउटर साइड पे, यहाँ से इसके इनर साइड पे गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवा देगा और उसको सर्वाइव रखेगा। ओके, सो कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, बोन के अंदर होती है, जो कि हवर्सिन कैनाल्स के थ्रू है, हमने पहले देखी। ओके, अब इस स्केलेटन के एंड पे जब आप लोगों ने हाइड्रोस्केलेटन पढ़ लिया है, एक्सो एंड एंडोस्केलेटन पढ़ लिए हैं, तो स्केलेटन के कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हमने समराइज करना है। वो ये सारे फंक्शंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो वो समरी देख लेते हैं कि अभी तक जो आप स्केलेटन के फंक्शंस पढ़ रहे थे हाइड्रो में, एक्सो में एंड एंडो में, उस समरी के अंदर हम इन सारी चीज़ों को वाइंड अप कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना। जिस तरह से हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जो स्केलेटन है वो आपकी बॉडी के अपराइट पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है। अगर स्केलेटन निकाल दिया जाएगा तो जो अपराइट पोजीशन है, जो हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, वो हम खड़े नहीं हो सकते हैं, और हमारी जो बॉडी की शेप है वो भी शेपलेस हो जाएगी। सो स्केलेटन आपको शेप प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको खड़े रखे होता है। ओके, सो इसके अलावा स्केलेटन मसल्स जो हैं जो कि मूव करवाने में हेल्प आउट करते हैं, वो भी इसके साथ अटैच हुए होते हैं। सो सेकंड फंक्शन आप लिखेंगे कि स्केलेटन आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे भी आप अपनी बॉडी के पार्ट को मूव करवा सकते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं और वो जॉइंट्स आपकी बॉडी को मूव करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। थर्ड फंक्शन जो स्केलेटन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जितने भी एक्सोस्केलेटन वाले एनिमल्स हैं, अगर वो उनका स्केलेटन निकाल दिया जाएगा तो उनकी सॉफ्ट बॉडी जो है वो बाहर आ जाएगी, और ये सॉफ्ट बॉडी कोई भी प्रीडेटर उनको इजीली आके खा सकता है। तो कोई भी जो स्केलेटन है वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ना सिर्फ एक्सोस्केलेटन में, हम अपनी भी एग्जांपल लें तो अगर खुदा ना खासा हमारी रिब्स प्रेजेंट ना हो तो रिब्स की एब्सेंस में क्या होता है कि जब भी कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा होगा तो सबसे पहले इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर होगा। लंग्स एंड हार्ट अगर इंजर्ड हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे, उनकी जो एक्टिविटी है अगर वो अफेक्ट हो जाएगी तो उस केस में फिर आप जिंदा रहने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो जो स्केलेटन है ये आपके विजुअल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फोर्थ फंक्शन जो कि स्केलेटन का है वो है ये मिनरल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। मिनरल होम्योस्टेसिस आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने मिनरल्स की अपनी बॉडी के अंदर लेवल को मेंटेन रखवाना है। मिनरल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैल्शियम की एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे एक ये ब्लड वेसल है और ये बोन है। ओके, अब ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम है, अगर तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो गया है, वैसे तो ब्लड का काम ये है कि जो उसने कैल्शियम लिया है, लेने के बाद वो उसे बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाता है सो दैट बोन की जो फर्म नेचर है वो मेंटेन रहे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये ब्लड बोन के ऊपर जो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होता है वहां से उतार के अपने अंदर कैल्शियम का लेवल हाई करवाना शुरू कर देती हैं सो दैट वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके।
ओके अगर तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ से निकाल के बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर उसको रिक्वायर्ड है तो बोन के ऊपर से निकाल के अपनी बॉडी में डाल देगा, और अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो बोन के ऊपर डाल देगा। इट मीन्स कि ये जो आपका स्केलेटन है ये मिनरल्स के होम्योस्टेसिस मीन्स कि एक उसका जो अप्रोप्रिएट लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है। और किस तरह से करेगा कि कम या ज़्यादा करने के लिए ब्लड से निकाल के बोन के ऊपर डिपॉजिट भी करवा सकता है, वहां से निकाल के अपनी ज़रूरत को पूरा भी कर सकता है। ओके सो फिफ्थ कैरेक्टर जो कि स्केलेटन का है कि ये यहाँ पे जैसे हमने कैल्शियम की एग्जांपल ली है, इसके अलावा बाकी भी जो मिनरल्स हैं लाइक फास्फोरस और सोडियम वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। इस तरह से वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्केलेटन एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज ब्लड सेल प्रोडक्शन। जिस तरह से आप लोग पहले स्केलेटन बोन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो बोन के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एपिफाइटिक रीजन है उस एपिफाइटिक रीजन के अंदर एरिथ्रोपोइसिस हो रहा होता है। एरिथ्रोपोइसिस मीन्स कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इसके अंदर सेंथिसाइज करवाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं। ओके ये कुछ फंक्शन थे स्केलेटन के जो आगे हमने साथ साथ डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो आप लोगों को पता है दो तरह के हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। अभी हमने डिटेल के साथ इसकी बात पहले कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्टिंग के बोन का स्ट्रक्चर दोबारा से देख सकते हो। ओके सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमने स्केलेटन के वाइंड अप किए। कोई भी क्वेश्चन है इसमें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एंडोस्केलेटन की एक एग्जांपल लेंगे और वो ह्यूमंस की एग्जांपल लेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं और किस तरह से अरेंज हुई होती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।